चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, बट हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन रिलेट टू इट। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जहां पे हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाता है। अब कोई भी इंडिविजुअल जब मैं बोलती हूँ बेटा तो इसमें बैक्टीरिया भी आ गए, इसमें फंगस भी आ गई, इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए और एनिमल्स में हम भी आ गए। तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाता है तो उस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है, अपना डीएनए भी आगे वाली जनरेशन को पास ऑन कर देता है। जब मैं बोलती हूँ आगे वाली जनरेशन, इसका मतलब ये कि भाई एक पेरेंट है, उसने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाए, तो जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे वो न्यू जनरेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि वो जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है। तो इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट ने क्या किया, अपने डीएनए को आगे ट्रांसफर किया। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इस धागे जैसे स्ट्रक्चर में, इस धागे के अंदर, इस डीएनए के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस चीज की, इंफॉर्मेशन हर चीज की। अब मेरी आईज की शेप कैसी होगी, मेरी आईज का कलर क्या होगा, मेरे हेयर का कलर क्या होगा, मेरे नोज की शेप क्या होगी, मेरे लिप्स की शेप क्या होगी, स्किन का कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, यानी कि A to Z कैरेक्टर्स, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो, यानी कि जो बाहर से हम देख सकते हैं, राइट, जो हमें दिख रहा है, या हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाई हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस के दौरान क्योंकि वो अपना डीएनए आगे पास ऑन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी जो वो भी आगे पास ऑन हो रही है। तो अब आप इस बात से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि आपको बोला जाता है कि अरे आपकी शक्ल तो आपके पापा से या मम्मी से बहुत मिलती है, आपकी नोज की शेप तो आपके पापा या मम्मी से बहुत मिलती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से आया है, एंड आपके पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए है वो उनके पेरेंट्स से आया था, एंड मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए है वो उनके पेरेंट्स से आया होगा। तो सो ऑन अगर हम बात करें तो क्या होता है, हर पेरेंट जब भी रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डीएनए और डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन क्या कर देता है, आगे पास ऑन कर देता है। एंड इन्हीं कैरेक्टर्स की जब आगे क्या होती है बेटा, इनहेरिटेंस होती है, या इन कैरेक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पासिंग ऑन होता है, इसी को हम बोल देते हैं हेरिडिटी। तो हम बोलते हैं ना कि भाई इसको तो बेटा खानदानी जायदाद मिली है, पैसा मिला है, बंगला मिला है, गाड़ी मिला है, राइट, बट हम ये तो भूल ही जाते हैं बोलना कि भाई इसको डीएनए भी तो मिला है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है बेटा, हेरिडिटी मतलब पासिंग ऑन होना किसका, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन का। और अब कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कहां है बेटा, डीएनए के अंदर है। समझ गए ये बात। तो जब डीएनए अलोंग विद डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन भी है ना, तो जब आगे पास ऑन होती है तो उसी को हम बोल देते हैं भाई हेरिडिटी। अब जब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमको ये भी समझना होगा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात होती है तो कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कंपेयर करें तो उनके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब देखो बेटा, आई मेरे पास भी है, आई तुम्हारे पास भी है, ठीक है, आई सबके पास है, बट सबकी आई का कलर सेम नहीं है। किसी आई का कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रे है, किसी का हेजल है। तो कहने का मतलब यह है आई कलर एक कैरेक्टर है, बट उस कैरेक्टर में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या हो गया बेटा, वेरिएशन मतलब हो गया डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल्स को जब हम कंपेयर करें और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में हमको क्या देखने को मिले, हमें डिफरेंस देखने को मिले, तो उसी को हम बोल देते हैं कि भाई वेरिएशन है। एंड ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को एंड वेरिएशन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो ये टर्म है, दिस वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन।
बैटसन, नॉट बैडसन, बैटसन। एंड जो हमारे मेंडल भाई साहब जी हैं उनको बोला जाता है एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, वेरिएशंस जो होते हैं ये कई बारी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं, काफी यूजफुल भी होते हैं। इनके एडवांटेजेस, इनका इंपॉर्टेंस ये है कि कई बारी जब ये वेरिएशंस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये ऑर्गेनिज्म को कई बारी क्या करते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब ये है कि कई बारी इन वेरिएशंस की वजह से ही ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। उसके अलावा वेरिएशंस की वजह से, क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स बन रहे हैं, है ना, नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन में भी मदद करता है, ये इवोल्यूशन में भी मदद करता है। और जैसा कि मैंने कहा नए कैरेक्टर्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये वेरिएशंस की वजह से नई नई स्पीशीज भी बन जाती हैं। तो डीएनए में ये बदलाव जब आते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, इनके काफी एडवांटेजेस भी हैं। अब बेटा धीरे धीरे अपने टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रेट्स की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट्स? ट्रेट्स मतलब कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो इसका ट्रेट है। मतलब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं तो मेरी आईज का कलर जो है वो थोड़ा डार्क ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन आईज मेरा ट्रेट हो गया। बट यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड खड़ी है और उसकी आईज का कलर मान लेते हैं ग्रीन है, तो ग्रीन आई कलर उसका ट्रेट हो गया। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे खड़ी हूं एंड मैं बोलूं कि भाई ब्लैक कलर का हेयर क्या है, मेरा ट्रेट है। बट हो सकता है कि यहाँ पे कोई फॉरेनर हो, ठीक है, यहाँ पे कोई फॉरेनर लड़का या लड़की हो जिसके बाल क्या हो, गोल्डन हो, तो गोल्डन हेयर क्या हो गया, उसका ट्रेट हो गया। समझ रहे हो बेटा? कैरेक्टर एक ही है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, बट वो मेरा अलग है और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसका अलग है। तो ये मतलब होता है ट्रेट का। ट्रेट मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, उसको हम ट्रेट बोल देते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। एक होते हैं हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड दूसरे होते हैं हमारे जर्मिनल वेरिएशंस। मतलब देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स को एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको ठीक करेंगे, तो ठीक करेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड हमारे हो गए एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड ये हो गया हमारा acquired traits. The one is the inherited traits and the second one is the acquired traits. अब क्या डिफरेंस है भाई इसका? देखो बेटा, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जो हमको क्या मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। मतलब ये कि भाई हमारे ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं बेटा, जैसे कि हमारी आई का कलर क्या होगा, नोज की शेप क्या होगी, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, इन सब कैरेक्टर्स की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर होती है। एंड हमें अपना डीएनए कहां से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं बेटा, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। एंड ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, ऐसे कैरेक्टर्स को या ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब भाई ये एक जनरेशन में अगर है तो डजंट मीन कि दूसरी जनरेशन में भी होंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बेटा, देखो लड़कियां यहाँ पे पियर्सिंग कराती हैं, राइट? ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे कान पियर्सिंग हुई हुई है ना, कान छिदा हुआ है यहाँ पे, तो पियर्स्ड ईयरलोब, ये ईयरलोब है, ईयरलोब में पियर्सिंग हुई हुई है, तो पियर्स्ड ईयरलोब मेरा एक कैरेक्टर हो गया, मेरा एक ट्रेट हो गया कि भाई समृद्धि मैम का एक ट्रेट है, ठीक है, कि उनका जो ईयरलोब है वो पियर्स्ड है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड है, उसने कोई भी पियर्सिंग नहीं करा रखी, तो आप बोलोगे ना भाई इनका ईयरलोब पियर्स्ड नहीं है, पियर्स्ड हुआ है ईयरलोब, मेरा कान छिदा हुआ, एक का नहीं छिदा हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगर उसको लगा कि अरे यार मेरा तो कान ही नहीं छिदा हुआ, तो वो क्या करेगी, वो जाके पियर्सिंग करा लेगी। अब उसको भी हो गया, अब उसको अपने पेरेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ना, उसको अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर उसको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है तो वो उसको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मान लो मुझको ड्राइविंग आती है, मुझको स्विमिंग आती है, मेरी फ्रेंड को नहीं आती, तो भाई वो सीख लेगी, वो भी उसको एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं,
मतलब हमारे पास कुछ ऐसे क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जस्ट बिकॉज हमने एक्वायर कर लिए डजंट मीन कि हमारे आगे वाली जनरेशन के अंदर भी वो होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आप मान लो कि कोई फीमेल है, उसने ना नाक छिदाई हुई है ना, मेरी तो नहीं छिदी हुई, किसी फीमेल ने नाक छिदाई हुई है, नोज पियर्सिंग करा रखी है। अब उनके मान लो जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, तो क्या उन दोनों बच्चों को ऑलरेडी नाक छिदा होगा? नहीं। अगर उनका मन करेगा तो वो बड़े होकर छिदवा लेंगे, समझ रहे हो? तो वो उस चीज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आगे 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 ट्रांसफर नहीं होते, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आगे ट्रांसफर होते हैं। तो दीज ट्रेट्स आर नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। ना ही आप इन ट्रेट्स को अपनी पेरेंट्स से ले सकते हो और ना ही आपने आगे वाली जनरेशन को दे सकते हो। बट जब इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं तो ये ट्रेट्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और हम अपनी आगे वाली जनरेशन को इसको पास ऑन करते हैं, ठीक है। ये वाले ट्रेड्स जो है बेटा हम इनको अक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। तो भाई किसी को स्विमिंग आती है, किसी को ड्राइविंग आती है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट ही क्यों ना है ना। तो अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसके मम्मी पापा क्या है, दोनों डॉक्टर्स हैं। अब ये तो नहीं है ना कि वो बच्चा पैदा होते क्या करेगा, अगले दिन सर्जरी करने लग जाएगा लोगों की कि भाई मैं तो सीख कर आया हूं, मेरे को अपने पेरेंट्स से मिला ये टैलेंट। नहीं, उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसको भी सर्जरी सीखनी पड़ेगी, तब वो कर पाएगा। तो ये जो कैरेक्टर होता है इंटेलिजेंस का, दिस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। हम सब इंटेलिजेंट बन सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके, ठीक है। तो पियर्सिंग कराना ईयर की, लर्निंग डांस, म्यूजिक, मस्कुलर बॉडी बना लेना। अगर किसी ने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है ना, मान लेते हैं कोई मेल है, उसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, 6 पैक एब्स बना रखे हैं, तो भाई कल को उनका बच्चा होगा तो डजंट मीन ना कि बच्चा 6 पैक्स की तरह 6 पैक्स लेके पैदा होगा, उसकी एब्स होंगी। नहीं, उसको फिर बड़ा होके मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, फिर उसके भी हो जाएंगे 6 पैक एब्स, समझ गए। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स में आ जाते हैं। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें कि भाई हमारा जो ईयर लोब होगा ये इस तरीके से फ्री होगा या चिपका हुआ होगा, ठीक है, ये हमारे हेयर कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे, आई का कलर क्या होगा, नोज का शेप क्या होगा, लिप्स का शेप क्या होगा, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जब बेटा हम यह हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इनको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म है डीएनए। भाई हमारा क्या है, हमारा एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड ये धागे जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारा जो डीएनए है इट इज दी, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये डीएनए ही कैरी करता है। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स। हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है बेटा, इस डीएनए के अंदर है। अब डीएनए से रिलेटेड क्या होता है, टर्म होता है क्रोमोसोम। देखो बेटा, जब हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल फैला हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा है, तो उसको हम क्रोमैटिन बोल देते हैं। बट जब हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करने लगता है, जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे ये फैला हुआ डीएनए का धागा क्या करता है, खुद को कॉइल कर लेता है, कंडेंस कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि भाई डीएनए मान लो पहले इस तरीके से फैला हुआ था, अब जब ये फैला हुआ डीएनए क्या कर लेता है, खुद को इस तरीके से कॉइल कर लेता है, खुद को इस तरीके से कॉइल करके कंडेंस करके इस तरीके की शेप ले लेता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है जी। अब जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो भाई हमारे ह्यूमन बॉडी के हर सेल में, हमारे ह्यूमन बॉडी के हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है टोटल बॉडी की बात हो रही है। नहीं भाई, तुम्हारी बॉडी में हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, बिलियन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तुम्हारी बॉडी के हर सेल में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। कितने? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। बट एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है? जो हमारे गैमीट सेल्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्म एंड ओवम होता है, उनके अंदर 46 नहीं, उनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है जीन्स। अब जैसा कि हमने बात करी कि भाई डीएनए का धागा अगर क्रोमोसोम इस तरीके से शेप ले ले तो क्रोमोसोम होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा हो गया जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं बेटा, हमारे डीएनए के धागे में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है। अब पर्टिकुलर पार्ट और सेगमेंट ऑफ द डीएनए जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोला मैंने बोला कि भाई हमारा डीएनए बहुत बड़ा है। अब इस बहुत बड़े डीएनए में छोटे छोटे पार्ट में हर चीज की इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। भाई इतने से पार्ट में आई के कलर की इंफॉर्मेशन, इतने से पार्ट में हेयर कलर की इंफॉर्मेशन, इतने से पार्ट में ईयर की शेप की इंफॉर्मेशन। तो भाई एक छोटा सा पार्ट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको बोलते हैं हम जीन। तो भाई हमारे एक डीएनए के, सिंगल डीएनए के धागे को अगर हम देखें तो एक सिंगल डीएनए थ्रेड में जो ह्यूमन का होता है वो लगभग 2.2 मीटर्स का होता है, और हमारे एक डीएनए में बेटा लगभग 20,000 जीन्स होते हैं। 20,000 अलग अलग कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, समझ गए। तो ये हो गए जीन्स। अब बेटा जब बात करते हैं हम डिप्लॉयड हैप्लॉयड की, तो डिप्लॉय मतलब 2, हैप्लॉयड मतलब सिंगल। जब किसी भी सेल में बेटा क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और अगर सिंगल कॉपी होती है तो हम बोलते हैं हैप्लॉयड। मतलब मान लेते हैं कि एक क्या है, एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या है भाई, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब उस क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट है तो डिप्लॉयड, अगर एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है तो हैप्लॉयड। समझ रहे हो, ठीक है जी। अब व्हाट इज दिस एलील। अब ये एलील क्या होता है, एलील क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन को हम बोलते हैं एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। अभी मैंने कहा कि सेल्स, हमारे सेल्स कैसे होते हैं बेटा, हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड सेल्स। हमारे सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स। इसका मतलब ये कि हमारे सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। इसका मतलब ये देखो बेटा, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है ये। देखिए ये क्या है, हमारा एक सेल है, ठीक है, हमारा एक सेल है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 1 2 2 3 3, ये क्या है बेटा, इस कंडीशन को मैं बोलूंगी डिप्लॉयड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है, ये डिप्लॉयड कंडीशन है। अगर मैं हैप्लॉयड कंडीशन की बात करूं तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। अ सिंगल कॉपी इज प्रेजेंट, 1 2 3 सिंगल कॉपीज प्रेजेंट। तो अब ये यहाँ पे क्यों बनाया, ये यहाँ पे इसलिए बनाया, ये समझाने के लिए। देखो बेटा ये दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 सेम है, बट एक ही क्रोमोसोम की क्या है, 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये 2 कॉपीज क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि भाई हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है बेटा, आधा डीएनए हमको कहां से मिला है, अपनी मदर से मिला है, और आधा डीएनए अपने फादर से मिला है, इसलिए ये 2 कॉपीज हैं। इसका मतलब ये है कि हमको ये वाला एक क्रोमोसोम, ये वाला एक क्रोमोसोम मदर से मिला है और ये वाला एक क्रोमोसोम फादर से मिला है। हमको अपना, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमको अपना ये वाला 1 क्रोमोसोम कहां से मिला है, मदर से मिला है, और हमको ये वाला अपना एक क्रोमोसोम कहां से मिला है, फादर से मिला है। वैसे ही बेटा अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करूं तो हमको अपना भाई ये वाला एक क्रोमोसोम मदर से मिला है और ये वाला फादर से मिला है, एक मदर से एक फादर से। इसलिए हर क्रोमोसोम की क्या है, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में क्या होती है, 2 कॉपीज होती हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई ये इस वाले क्रोमोसोम में मदर का डीएनए वाली इंफॉर्मेशन है, क्या कि मदर के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी, और इस वाले क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें फादर की इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारे अंदर मदर एंड फादर की दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। अब हो सकता है कि भाई दोनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है मदर की आई का कलर ब्राउन हो, फादर की आई का कलर क्या हो, ब्लैक हो सकता है भाई मदर के डीएनए ये बोलता हो कि नहीं भाई आई का कलर तो ग्रीन होगा, हो सकता है फादर की आई का कलर ये बोलता हो कि नहीं भाई आई का कलर तो ब्लैक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर एक ही कैरेक्टर की क्या हो सकती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है। हमारे सेल के अंदर बेटा जो डीएनए है उस डीएनए की 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, एंड हो सकता है वो दोनों फॉर्म्स क्या हो, अलग अलग हो सकता है वो सेम हो। अब इन अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। एंड ये जो अलील होते हैं बेटा, इसमें से क्या होते हैं, इसमें से अलील्स या तो डोमिनेंट होते हैं
या रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट अलील्स वो अलील्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड रिसेसिव अलील्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि भी अगर हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव की रेस लगवाएं तो हमेशा डोमिनेंट जीत जाता है, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलिए जी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है? देखो बेटा, जब हमारे पास सेम टाइप के अलील्स एक साथ प्रेजेंट हो तो हम बोल देते हैं होमोजाइगस कंडीशन या प्योर कंडीशन। एंड जब अलग अलग अलील्स क्या हो, प्रेजेंट हो एक साथ, तो उसको हम बोल देते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन या फिर हाइब्रिड कंडीशन। जैसे कि हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, देखते हैं बेटा। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं एक कैरेक्टर है, मान लेते हैं बेटा क्या है, एक कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द प्लांट। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं एक कैरेक्टर है, प्लांट की हाइट ऑफ द प्लांट, ये क्या है, ये कैरेक्टर है कि भाई प्लांट की हाइट कैसी होगी, ये क्या है, ये कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कैरेक्टर डिपेंड करेगा कि भाई डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या कहती है। डीएनए की इंफॉर्मेशन जो भी कहेगी ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये उसी की बात मानेगा। अब डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या है, डीएनए की इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है। अब आप मुझे आंसर करोगे बेटा बिल्कुल साथ साथ आंसर करोगे बेटा। जो हमारा कैपिटल टी वाला जीन है वो ये कहता है कि भाई प्लांट की हाइट कैसी होगी, वो कहता है कि देखो भाई प्लांट की हाइट टॉल होगी। और जो स्मॉल टी वाला अलील है वो ये कहता है कि नहीं भाई प्लांट की हाइट तो ड्वार्फ होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब एक और बात याद रखेंगे बेटा, जब भी हम बात करते हैं अलील्स की तो मैंने कहा दो तरीके के अलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिखा है इसका मतलब यह है कि कैपिटल टी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी से क्या होगा, जीतेगा। और अगर मैंने किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल से लिखा है दैट मीन्स कि क्या है, वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट वाले अलील की प्रेजेंस में हमेशा हार जाएगा। चलो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर करना। एक क्या है मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी, इस वाले क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन जो है वो कहती है कि प्लांट टॉल होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल टी वाला अलील है। इस वाले क्रोमोसोम में भी जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि कैपिटल टी होना चाहिए। मैम ये दो क्यों है, भाई दो इसलिए है ना क्योंकि हमारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, हमारे सेल्स, प्लांट के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। दोनों कॉपीज में से अगर हम बात करें तो एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है। तो भाई यहाँ पे एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया। क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर कहता है कि प्लांट टॉल होगा। क्रोमोसोम जो मदर से आया वो कहता है कि भाई हाइट जो होगी वो टॉल होगी। तो अब मुझे बताओ, दोनों कह रहे हैं कि टॉल होना चाहिए, दोनों कह रहे हैं कि टॉल होना चाहिए। पहले बताओ ये कंडीशन कैसी है, होमो, दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं बेटा। कैपिटल टी यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या बोलूंगी इसको, मैं बोलूंगी कि कंडीशन क्या है, मैं बोलूंगी भाई ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। ये तो क्या है, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। एंड ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए, ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये है। तो प्लांट यहाँ पे क्या होगा, प्लांट टॉल होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, केस 2। केस 2 कह रहा है कि देखो भाई प्लांट के अंदर हाइट टी, स्मॉल टी छोटा होना चाहिए। स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ हाइट, शॉर्ट हाइट होनी चाहिए। यहां पे भी कह रहा है देखो भाई प्लांट की हाइट छोटी होनी चाहिए, स्मॉल टी होना चाहिए। तो यहां पे पहले मुझको ये बताओ कि दोनों सेम है ना, स्मॉल। तो बेटा ये भी कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए, ये भी कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए, सेम बात बोल रहे हैं, दोनों सेम है बिल्कुल। यहाँ पे कंडीशन अलील्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम टाइप का अरेंजमेंट है।
तो यहाँ पे ये हो गया होमोजाइगस। होमोजाइगस में बेटा ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे ये कैसा होगा प्लांट, ये प्लांट होगा ड्वार्फ। भाई दोनों ही कह रहे हैं कि ड्वार्फ होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा दंगल, ये कह रहा है कि देखो भाई प्लांट कैसा होना चाहिए, ये कह रहा है कि देखो भाई प्लांट होगा, ये कह रहा है कि प्लांट होगा कैपिटल टी टॉल, और ये कह रहा है कि प्लांट होगा ड्वार्फ, ये कह रहा है कि प्लांट होगा ड्वार्फ। अब आप थोड़ा सोच के बताओ बेटा, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन है बेटा, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो मैंने बताया था बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव की रेस में हमेशा कौन जीतेगा, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी। कैपिटल टी की बात मानी जाएगी। कैपिटल टी कह रहा है कि भाई प्लांट की हाइट तो टॉल होनी चाहिए, तो प्लांट यहाँ पे टॉल हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैम ये आप अपनी मर्जी से बता रहे हो कुछ भी। नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, ये बहुत सारी स्टडीज के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूफ किया गया था, और ये प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, एंड जो जेनेटिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा इसको स्पेसिफिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये सारा का सारा काम जो किया था, ये सारा का सारा काम क्रॉस करना और ये सारे चीजें बताना कि देखो भाई एक ड्वार्फ होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ये सारी की सारी बातें जो थी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करी थी मेंडल ने। मेंडल ने काम किया था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट को पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं, एंड उनके ऊपर काम किया जब उन्होंने, तो उन्होंने कुछ अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। उसके अलावा बहुत लोगों ने सोचा कि भाई उन्होंने मटर, ये कौन सी मटर है, ये वही मटर पनीर वाली मटर है ना, पी, उसके प्लांट के ऊपर उन्होंने काम किया। बट लोगों ने सोचा भाई पी प्लांट के ऊपर ही काम क्यों किया, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया। तो कोई और प्लांट इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसका फायदा यह है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, छोटी लाइफ साइकिल है, जल्दी अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एनुअल प्लांट है, ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड में हम एक साल में ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जनरेशंस को कम टाइम में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि इसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकते हैं, तो हम अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्शन करा के अलग अलग केसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। उसने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। अभी बात करते हैं बेटा कौन से कैरेक्टर्स थे वो। एंड ये एक बारी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, इसलिए उसने पी प्लांट को चूज किया। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार ये। कौन से 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए, उसने स्टडी किया सीड का शेप, उसने स्टडी किया सीड का कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट का साइज। प्लांट का साइज बल्कि हमें लिखना चाहिए यहाँ पे प्लांट का हाइट, ठीक है। अब उसने बताया कि देखो भाई, उसने बताया कि हमारा जो हमारा जो राउंड शेप है, रिंकल्ड शेप है, येलो शेप है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, इन्फ्लेटेड शेप है, कंस्ट्रिक्टेड शेप है। पॉट का कलर ग्रीन भी हो सकता है, पॉट का कलर येलो भी हो सकता है, पर्पल कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर भी हो सकता है फ्लावर का। फ्लावर की लोकेशन एक्सियल भी हो सकती है एंड टर्मिनल भी हो सकती है। एक्सियल एंड टर्मिनल। एंड उसके अलावा जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है प्लांट की हाइट में, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, टॉलनेस या डॉर्फनेस। टॉलनेस, टॉलनेस, टॉल,
राइट, ये क्या हो गए हमारे वो 7 कैरेक्टर्स हो गए जो हमारे मेंडल ने स्टडी किए थे। अब इनको स्टडी किया उसने विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस, एक था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स को क्या किया, दोनों प्लांट्स के सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक बारी में स्टडी किया। उसने कहा कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता इन दोनों प्लांट्स के पास कौन से फ्लावर हैं, कौन से सीड्स हैं, क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी सिर्फ इनके एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस करूंगा। अगर मैं इस टाइम इनके फ्लावर के कलर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ फ्लावर के कलर की बात करूंगा, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता इनकी हाइट क्या है, इनकी सीड की शेप क्या है। अगर मैं इस टाइम इनके हाइट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हाइट की बात करूंगा, फिर फ्लावर की बात नहीं करूंगा, राइट। चलिए, तो एक टाइप के कैरेक्टर के ऊपर जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा जब हम कोई भी क्रॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को लेते हैं, है ना, पेरेंट्स को लेते हैं। तो पेरेंट्स जो होंगे बेटा, हमने यहाँ पे 2 पेरेंट ले लिए, एक पेरेंट क्या है कैपिटल टी, बेटा कैपिटल टी वाला पेरेंट टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी, बेटा दोनों स्मॉल टी हैं, स्मॉल टी वाला पेरेंट क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा। वो देखना चाहता था कि भाई ये जो मुझे प्लांट टॉल दिख रहा है और ये जो मुझे प्लांट ड्वार्फ दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करा दूं तो जो इनका प्लांट बनेगा, इन दोनों का बेबी प्लांट जो बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराएंगे तो मीडियम साइज का प्लांट बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो बेटा जब कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले के साथ हमने क्या कराया, इसको क्रॉस कराया, तो यहाँ पे कंडीशन आई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या कंडीशन आई, यहाँ पे कंडीशन आई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाली। अब बेटा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डोमिनेंट अलील की वजह से ये जो प्लांट हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, ये प्लांट हो जाएगा हमारा, ये प्लांट हमारा क्या हो जाएगा, टॉल, और ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब टॉल तो बेटा देखो टॉल तो मैं इसको भी बोलूंगी, टॉल में इसको भी बोलूंगी, ये हेट्रोजाइगस वाला टॉल है और ये होमोजाइगस वाला टॉल है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई बेटा उसमें ये क्या था, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स आ गए। अब इन हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स की जब हमने सेल्फिंग कराई, मतलब कैपिटल टी को दोबारा कैपिटल टी वाले प्लांट से क्रॉस कराया, तो हमको ये एक पनेट स्क्वायर देखने को मिला। कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो गया। ये क्या है मैम, व्हाट इज दिस। अब तुम मुझको ये बताओ बेटा, यहाँ पे तुमको टॉल प्लांट कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ये टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो होगा 3:1 का। यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो होगा, रेशियो विल बी ऑफ 3:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई 3 प्लांट यहाँ पे टॉल बनेंगे और 1 प्लांट यहाँ पे क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। और ये मैं बाहर से देख के बता सकती हूँ ना, ये एक फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा। जिन कैरेक्टर को तुम बाहर से देख के पहचान के बता सकते हो कि भाई ये ऐसा है, देखो बाहर से, है ना, तो वो होता है उसका फिनोटाइप। बट अब हमें तो नहीं पता ना बेटा कि 3 टॉल में से कितने कैपिटल टी वाले हैं, कितने स्मॉल टी वाले हैं, तो इनको हम जीनोटाइप रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 1:2:1, यानी कि इसमें 1 प्लांट कैपिटल टी वाला है, 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और 1 प्लांट स्मॉल टी वाला है। देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 में से बेटा देखो 2 क्या है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है, 2 हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, 1 यहाँ पे हो गया डबल कैपिटल टी, 1 हो गया डबल स्मॉल टी। तो ये इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया। ऐसे ही मेंडल ने क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, जो भी उसने प्लांट चूज करे उनके 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करा, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया एंड उनको जब स्टडी किया तो उसने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। अब बेटा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स की बात करेंगे। उसने जो पेरेंट्स चूज किए वो कैसे थे, येलो राउंड पी प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड्स कैसे थे, येलो कलर के थे और सीड्स की शेप क्या थी, राउंड शेप थी। फिर उसने दूसरा प्लांट लिया जिसका सीड का कलर था ग्रीन और सीड की शेप थी रिंकल्ड।
अब उसने इन दोनों अलग अलग तरीके के प्लांट्स को क्या किया, उसने क्रॉस किया, एंड जो उसको प्लांट मिला वो कैसा प्लांट था, वो प्लांट था येलो राउंड। वो कैसा प्लांट था, वो प्लांट था येलो राउंड। यानी कि वो जो प्लांट उनको मिला, उस प्लांट के अंदर जो सीड्स थे वो येलो कलर के थे और उनकी शेप राउंड थी। यानी कि अगेन यहाँ पे उसको वही देखने को मिला कि इन दोनों का कुछ मिक्स नहीं बना। जो भी फर्स्ट जनरेशन बनी थी वो कंप्लीटली कैसी थी, अपने एक पेरेंट जैसी थी, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ। आपने देखा बेटा जो F1 जनरेशन बनी वो दोनों का मिक्सचर नहीं था, वो क्या था, देखने में क्या था, अपने एक पेरेंट के जैसा था, अपने एक पेरेंट के जैसा था, टॉल था। उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, पहले उसने सोचा था कि टॉल और ड्वार्फ को मैं फ्यूज कराऊंगा तो मुझको मीडियम मिलेगा, दोनों का मिक्स। ऐसा नहीं हुआ, ये टॉल हुआ जो कि अपने एक पेरेंट जैसा था। बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ, बिल्कुल सेम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी कुछ मिक्स नहीं देखने को मिला, यहाँ पे भी कुछ मिक्स नहीं देखने को मिला बेटा। यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल अपने एक पेरेंट जैसा हो गया। तो इसने और फर्दर क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया। उसने अब ऐसे वाले येलो राउंड प्लांट्स को दोबारा येलो राउंड प्लांट्स के साथ क्या कराया, उसने फ्यूज कराया। बट फिर उसको यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले। अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को क्या मिले बेटा, अलग अलग कैरेक्टर्स उसको देखने को मिले कि भाई ऐसे प्लांट्स तो मिले ही, बट उसके अलावा कुछ बीज की वेराइटीज भी देखने को मिली। मतलब उसको येलो राउंड वाले प्लांट्स तो देखने को मिले, बट उसको साथ साथ भाई येलो के साथ साथ रिंकल्ड प्लांट्स देखने को भी मिले। ठीक है, उसको ग्रीन राउंड प्लांट्स देखने को तो मिले ही मिले, बट उसको ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स देखने को भी मिले। ठीक है, एंड इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेशियो से। अब बेटा अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे येलो राउंड, काउंट करेंगे बेटा साथ में, आपको यहाँ पे कितने येलो राउंड देखने को मिल रहे हैं। दिस इज येलो राउंड, दिस इज येलो राउंड, दिस इज येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, ये है 9। ठीक है, उसके बाद बेटा हम काउंट करते हैं किसको, उसके बाद यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं येलो रिंकल्ड को। येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड। कितने हैं बेटा येलो रिंकल्ड, 3। उसके बाद चलिए जी ग्रीन राउंड ढूंढते हैं, कितने हैं, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, कितने हैं, 3। ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं भाई, ग्रीन रिंकल्ड है सिर्फ 1, ग्रीन रिंकल्ड है सिर्फ 1, तो ये हो गया 1। यही होता है बेटा फिनोटिपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप कोई सा भी प्लांट, कैसा भी पेरेंट, कुछ भी ले लो, आखिरी में आपको यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब इन्हीं डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ क्या लॉ है, कौन सा लॉ है। तो भाई उसने 3 लॉज दिए थे, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि भाई जब 2 अलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग तरीके के अलील्स हैं, दोनों में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और F1 जनरेशन में हमेशा जो डोमिनेंट होता है वो जीतता और वो खुद को एक्सप्रेस करता है, मतलब एक का पलड़ा हमेशा भारी होता है दूसरे वाले पे। तो जो भारी वाला है, जो स्ट्रांग है, वो डोमिनेंट है, और जो हल्के वाला है, जो हार जाता है, वो रिसेसिव होता है। ये बात उसने कही थी अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, लॉ ऑफ डोमिनेंस जब दिया उस पे। उसके बाद उसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई भी
ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमीट बन रहा होगा तो पेरेंट सेल के अंदर मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम है, तो जब उसके क्रोमोसोम्स बनेंगे, तो जब उसका गैमीट बनेगा तो उस टाइम पे उसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, 46 का आधा यानी कि 23 रह जाएगा, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, आधे ही मिलेंगे ना, बट हर क्रोमोसोम की तो 2 कॉपी है। अब वो ये कह रहा है कि भाई उन 2 कॉपीज में से सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है उसको। भाई जब गैमीट बनेगा, अब ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है और एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है। बट जब गैमीट बनेगा तो भाई इसके पास दोनों नहीं जाएंगे, उसके पास एक सिंगल जाएगा, क्योंकि मियोसिस में आधा हो गया, तो या तो उसको कैपिटल टी मिलेगा या स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। वो यही बोलता है कि भाई दोनों एलील्स में से सिर्फ क्या होती है, एक ही कॉपी आगे जाती है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन कॉपीज ऑफ जीन्स और एलील्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेट होते हैं, सो दैट हर गैमीट को क्या मिलता है, सिर्फ एक ही मिलता है, एलील एक ही कॉपी मिलती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उसने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि भाई तुम एक बारी में कितने भी कैरेक्टर्स को तुम स्टडी कर लो, बट दूसरे वाले कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि भाई अगर येलो वाले सीड की जब हम बात करें, येलो वाले सीड की जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सीड की शेप रिंकल्ड होगी या राउंड होगी, हर तरीके के कैरेक्टर अपना इंडिविजुअली क्या होता है, आगे इनहेरिट होता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई आजा मेरे साथ चल, तेरे को ही मैं, मतलब तेरे को ही प्रेफरेंस दूंगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो कोई भी कैरेक्टर दूसरे के इनहेरिटेंस में दखल अंदाजी नहीं करता, सब इंडिपेंडेंट है, सबका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली होता है, राइट। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में बहुत ही सिंपल सी चीज हमको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे हम ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। जब हम हमारी बात करते हैं तो भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं। इसमें से जो बेटा हमारा आखिरी पेयर होता है, आखिरी पेयर जो होता है क्रोमोसोम नंबर 45 एंड 46 का, उस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, उस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ये पेयर XX क्रोमोसोम का है तो जो जेंडर होता है वो होता है फीमेल, एंड अगर ये XY है तो वो होता है मेल, राइट। तो बेटा हमारे अंदर जब हम बात करते हैं ये 46 क्रोमोसोम्स, ये 46 क्रोमोसोम्स में से आखिरी क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और यही है वो सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा जेंडर क्या होगा, हमारा सेक्स क्या होगा, राइट। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो बेबी बनेगा, उसका जो फीटस बनेगा उसका जेंडर क्या होगा। देखो भाई, जैसा कि हमने बात करी कि जब गैमीट बनते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलता है। किसको, गैमीट्स को। यानी कि जब मेल बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहे होंगे, जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्पर्म सेल्स ऐसे होंगे जिनको क्या मिल जाएगा, एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा, एंड बहुत सारे स्पर्म सेल्स ऐसे होंगे जिनको वाई क्रोमोसोम मिल जाएगा, ठीक है। सोचो जरा, मैं यहाँ बोल क्या रही हूं, थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जिनको एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा, बट बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे भी होंगे जिनको वाई क्रोमोसोम मिलेगा, क्योंकि भाई आधे आधे हो जाते हैं, तो किसी को एक्स मिलता है, किसी को वाई मिलता है, ठीक है। बट जब हम फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो देखो बेटा, फीमेल गैमीट में चाहे ये मिले या ये मिले, गैमीट को सारे ओवम्स के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा। यानी कि ओवम चाहे कितने भी हो भाई, हमेशा क्या होगा, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। अब जब एक्स और एक्स बेटा एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो जाइगोट के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, XX, और ये कॉम्बिनेशन कहता है कि जो जेंडर होगा वो क्या होगा, वो होगा फीमेल, यानी कि चाइल्ड यहाँ पे होगी गर्ल चाइल्ड। बट यहाँ पे एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई और एक्स वाई कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि जो जेंडर होगा वो होगा मेल, यानी कि चाइल्ड विल बी अ बॉय चाइल्ड।
यही क्या है बेटा, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। पेपर में कैसे लिखकर आना है, पेपर में लिखकर आना है कि देखो भाई, अगर हम स्पर्म की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पर्म्स। एक ऐसा स्पर्म होता है जिसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें होता है वाई क्रोमोसोम। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल एग के साथ फर्टिलाइज कर जाए, फ्यूज कर जाए, तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनता है और जो चाइल्ड होगा वो गर्ल चाइल्ड। और अगर वाई क्रोमोसोम, वाई वाला क्रोमोसोम क्या कर जाए, ओवम के साथ फ्यूज हो जाए, तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा और जो चाइल्ड का जेंडर होगा वो होगा मेल चाइल्ड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।